नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्याय 2 लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ का यह दूसरा वीडियो है जिसके लेखक है कामता नाथ जी। इस भाग में हम इस पाठ के शेष अंश को पूरा करेंगे। इससे पहले के भाग में हमने पढ़ा कि जो कामता नाथ जी थे वो अपने बचपन में अपने मामा के गांव जाया करते थे। वहाँ मामा जी उनको रंग बिरंगी लाख की गोलियां दिया करते थे जो कि सभी बच्चों को बहुत पसंद थी। वे अपने मामा को बदलू काका के नाम से पुकारते थे क्योंकि गांव के सभी बच्चे उन्हें बदलू काका ही कहते थे। उसके बाद उनके गांव की जहाँ पर वो रहते थे वहाँ के वातावरण को बताया, साथ ही आसपास की औरतें और आसपास के जो गांव के लोग थे वो सभी बदलू काका से ही चूड़ियाँ खरीदना पसंद करते थे। और इसमें यह भी बताया है कि लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाता था, कहाँ बैठता था और वो अपने इस लेखक को किस नाम से पुकारता था। और उस समय में वस्तु विनिमय की प्रक्रिया चलती थी, यानी एक वस्तु के बदले एक वस्तु लेने के बदले वस्तु देने का कार्य होता था, यानी वस्तु का लेन देन से ही व्यापार किया जाता था। पैतृक पेशा था चूड़ियाँ बनाना लेखक का, जो कि उनके पिता और उनके भी पिता से उन्हें मिला था। उसके बाद बताया है कि जब बदलू काका लेखक बदलू काका के यहाँ जाता था तो वो घंटों वहाँ दोपहर में बैठे उनसे बातें किया करता था। उसके बाद आज हम शुरू करेंगे आप उसी के शेष अंश को, जो कि आपकी किताब से पृष्ठ संख्या 8 है। आप उन्हें निकाल सकते हैं। देखते हैं आगे क्या कहते हैं। मैं यहाँ पर लेखक के लिए प्रयुक्त हुआ है। मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता, यानी बदलू काका के घर जब वो जाते थे तो हर रोज 2-4 आम खा जाते थे। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। तो उनके पसंद होने का एक और कारण था कि उनके लिए रोज 1-2 गोलियां वो बना दिया करते थे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता। कहने का अर्थ क्या कि जितनी भी हर बार जब भी साल में गर्मी की छुट्टियाँ आती, समर वैकेशन हम कह सकते हैं, उस समय वो अपने गांव मामा के यहाँ चला जाता था। एक आध महीना वहाँ रह कर स्कूल खुलने के समय, जैसे हम भी क्या करते हैं गर्मी की छुट्टियाँ होती है तो अपने ननिहाल चले जाते हैं ना, वैसे ही जब वो वहाँ से आता था तो स्कूल खुलते समय वापस कहाँ चला जाता था, अपने घर लौट आता था। परंतु 2-3 बार ही मैंने अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, यानी उसने कहा कि इतने समय में वो सिर्फ और सिर्फ 2-3 बार ही गया है। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। अब एक स्थिति ऐसी आई कि जब उनके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। यानी 2-3 बार ही क्यों जा पाया, क्योंकि उनके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया था, इसलिए वो बाकी के हर साल में गांव नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्ष के बाद जब मैं वहाँ गया, यानी कितने सालों बाद, 8-10 वर्ष जब लेखक वहाँ पहुँचता है तो वो इतना बड़ा हो चुका होता है कि लाख की गोलियों में उसकी रुचि अब नहीं रहती, यानी बचपन में इतनी रुचि थी जो कि अब नहीं है। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। वो गांव में गया लेकिन उसे बदलू याद नहीं आया था क्योंकि बहुत साल बीत गए थे। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। जब वो बदलू काका के गांव में गया 8-10 वर्ष बाद, तो उसने देखा कि वहाँ की जो औरतें थी उनके हाथों में कांच की चूड़ियां पहनी है। ये जो परिवर्तन उसने देखा, वैसे ही उसके हाथों में विरले हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, यानी जिनके भी हाथों में वो देखता है तो उनके हाथों में लाख की चूड़ियां दिखाई दी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ। जब इन कांच की चूड़ियों को देखा तब उसे बदलू याद आया। अब आगे देखेंगे। बात बात यह कि चूड़ियाँ, एक सेकेंड, हम यहाँ हैं, है ना। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की, मामा की जो लड़की है, वो आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई थी। यानी उस समय की बात कह रहे हैं जब उन मामा की लड़की जो थी ना, वो आंगन में किसी कारण फिसल गई थी, तो उसके हाथ में भी जो कांच की चूड़ी पहनी थी वो उनकी कलाई को चुभ जाती है, इससे खून बहने लगा था।
तो मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। उस समय क्या था, मामा जी घर पे नहीं थे, तो उसने उसकी मरहम पट्टी की। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उसे मिल आऊं, और ऐसे में ही उसको याद आया और उसने सोचा कि वो अपने मामा से मिल ले। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। जब शाम हुई तो वह वहां पहुंचा। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। अब क्या परिवर्तन देखता है कि वही बदलू, वही खाट और वह स्थान जहाँ पर वो बैठकर अपनी चूड़ियाँ बनाता था लाख की, अभी स्थिति ये है कि वहीं उसी जगह पर वो खाट पर लेटा है। अब बदलू वहाँ जाता है और उन दोनों में बातचीत कैसे होती देखें। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। उसने किसने? बदलू काका ने। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल यानी अपनी याद को, जो बीता हुआ समय उसको जब याद करते हैं उसको स्मृति कहते हैं, स्मृति पटल पर अतीत यानी बीते समय के चित्र उतार रहा हो, यानी उस चित्र को याद कर रहा हो, उस पास्ट को याद कर रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। यानी अब जैसे ही उसने याद किया कि कौन हो सकता है, तब उसे याद आ गया और उसने उसे उसी नाम से पुकारा जो कि उसे बचपन में पुकारता था। क्या कहा? आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए हूँ। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। आप अब पेज नंबर 9 पर देख सकते हैं। जैसे ही वो चारपाई पर बैठता है और उसने कहा कि इधर आना नहीं हो पाया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मैंने उसकी मचियाँ ही नजर आई और न ही भट्टी, न तो उसकी मचियाँ थी और न ही भट्टी थी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना यह लल्ला, यानी आज के जमाने में जो मशीनी युग आ गया है उसका जिक्र वो कर रहे हैं। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। यानी उसने कांच की चूड़ियों की तारीफ करना शुरू किया, क्योंकि आज के ज़माने में जिस सुंदरता को देखते हुए लोग कांच की चूड़ियाँ पसंद करते हैं, और मशीन युग होने से उन्हें अधिक और कम समय में अधिक चूड़ियाँ और सुंदर चूड़ियाँ मिल जाती है, तो इससे ज़्यादा क्या फ़ायदा होगा लोगों के लिए। इस प्रकार से वो अपनी व्यवस्था, अपनी इस तरह से कंडीशन बताता है। आगे देखो, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। अब वो कांच के बारे में बता रहा है लेखक कि कांच तो खतरनाक है, जल्दी टूट जाता है। अब वो उसने क्या किया, उस कांच के बारे में समझाना चाहा उसको। फिर क्या होता है, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। इस प्रकार से वो भी कांच के बारे में बोलने ही वाला था कि उसे खांसी आ जाती, क्योंकि अब वो ज़्यादा बुरा हो गया है। मुझे लगा उसे दमा है। अस्थमा के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। यानी उसकी शारीरिक स्थिति के बारे में बताया कि किस प्रकार से वो, उसका शरीर पूरी तरह से ढल चुका है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली। यानी जब हम कभी इस कंडीशन में होते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हमारे विचारों को समझ जाता है। यानी जब उसके मन में शंका उत्पन्न हो रही थी, तब तब बदलू काका उसकी बात को समझ जाते हैं और कहते हैं, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। यानी अपनी खांसी के बारे में वो कह ही देता है, बिना कहे कहता है कि उसको ऐसी खांसी है जो बार बार रह रह कर हो जाती है ना, और वो कंटिन्यू महीने 2 महीने से उसे हो रही है। तो एक तरह की आदत सी पड़ जाती है कई लोगों को इस तरह से, तो वो ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। और वही बात बदलू काका ने उसे कही। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही।
जो मुझे अच्छी नहीं लगी। यानी उन दोनों की बातचीत में और कुछ रहा नहीं, और बहुत साल बाद मिले, और इस युग के परिवर्तन ने उनके लिए कई सवाल मन में थे, लेकिन कुछ कहने को नहीं बचा, इसलिए वहाँ सन्नाटा छा गया था। आम की फसल अब कैसी है काका? उसने सवाल बदल लिया और कहा, आम की फसल कैसी है? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अब आगे कहते हैं, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने कहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। ये बात कहते हुए उसने अपनी बच्ची को बुलाया। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो लिया। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। वही जो बचपन में उसकी खातिरदारी किया करता था, गाय से जो दूध मिलता था उससे वह उसके लिए खूब सारी मलाई बचा कर रखता था। तो वही यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं उसकी खातिरदारी की बात कर रहा है। तो अब तो कुछ नहीं रहा, लेकिन जो है यानी कि आम की जो खातिरदारी करनी थी वो तो उसके लिए भूल ही गया था। अब आगे कहता है कि नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। अब उसने थोड़ा सा कहा कि मैंने इस बार बहुत खा लिए, लेकिन उसकी खातिरदारी में उसकी काका कहते हैं कि नहीं, बिना आम खिलाए तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब अगला प्रश्न देखिए किताब से। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से आ डलिया में ढेर सारा आम ले आई। यानी एक डलिया होती है, एक पात्र होता है जिसमें वो ढेर सारा आम उसके लिए ले आती है। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे रन्ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इतने चौगुने आम खा जाता था। यानी कि वो अपनी बात बता रहा है कि एक बखत यानी एक समय में वो बहुत सारे आम खा लिया करता था, यानी 4 गुना आम वो खा जाया करता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अब जब वो अपनी बात कह रहा था तो उसके बाद मैंने कहा कि आप लोगों की बात और है, अब ऐसे समय नहीं रहा है ना। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सुंदरी वाले देना, देखो लल्ला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। यानी आम का जब वृक्ष लगाया था तो उसमें सुंदरी सुंदरी आम की एक प्रजाति है, एक तरह का आम है, उसके बारे में बताया है कि ये सिंदूरी आम वाले हैं। ठीक है, तो उसमें से उसको 3-4 आम छांट कर देने के लिए कहता है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। क्या देखता है देखो, गोरी गोरी कलाई पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। यानी जब वो लौटा तब हर एक औरतों के हाथों में उसने कांच की चूड़ियां देखी, लेकिन उसके हाथों में, गोरे गोरे हाथों पे लाल रंग की जो लाख की चूड़ियां थी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जब उसने अपने काम को बंद किया था तब उसने बताया कि यही एक आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। किसके विवाह पर? जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। अब धीरे धीरे जब परिवर्तन हुआ तो पैसे का भी जमाना आ गया था। तो ये लास्ट के समय की बात कह रहे जब उसने ये कार्य बंद करना कर दिया था। तो उस समय उसने उसको 10 आने, कितने आने, 10 आने पैसे उसको दे रहे थे। मैंने जो जोड़ा था चूड़ियों का वो नहीं दिया और कहा शहर से ले आओ। यानी उसने उसको अपने पास रखा और उसको देने के लिए कहा कि आपको अब शहर से ले लेना चाहिए। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा था। यानी कि कांच की चूड़ियों जैसा न था, बल्कि जो कि कांच की चूड़ियाँ कैसी होती है, आसानी से टूट जाती है ना। तो उसका जो व्यक्तित्व था, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी परिवर्तित हुई, कितने भी संघर्ष उसके जीवन में आए, समय का दौर जैसे जैसे बदलता गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। और जिस प्रकार से कांच की चूड़ियाँ जरा सी चोट से या जरा सा कुछ होने से पूरी टूट जाती हैं, फिर वो व्यर्थ हो जाती, किसी काम की नहीं रहती, लेकिन यहाँ पर बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं बताया है।
जो कि आसानी से टूट जाए। उसने हिम्मत रखी, साहस रखा और अपने कला को, अपने हुनर को, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखा और अपनी कला और हुनर को बचाए रखा। इस प्रकार से लेखक जो है वो बदलू से बहुत प्रभावित होता है और उनके व्यक्तित्व, उनके साहस और हिम्मत की बात इस कहानी में बताता है। तो समय के इस दौर को हमने इस पाठ में देखा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह कमज़ोर नहीं होना चाहिए, जो मुश्किल पड़ने पर भी टूट जाए उसे बहुत मजबूत होना चाहिए। यानी आज का समय अगर हम उनकी बात करें तो आज का दौर बहुत संघर्षपूर्ण जीवन चल रहा है। यानी एक तरफ महामारी, दूसरी तरफ हर तरह की स्थितियाँ, कभी उतार चढ़ाव, कभी हम किसी कोई चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई चीज़ की खोज करते हैं, कभी हम उसकी शुरुआत करते हैं तो हम नए नए होते हैं और उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो ये सब चीज़ क्या होती है, वक्त के अनुसार चेंजेस होती रहती है और उसमें हमें नया नया अनुभव मिलता रहता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में मजबूत बनना है, कांच की तरह टूटने वाला, कमज़ोर नहीं। ठीक है, तो अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छा बनाना है, मजबूत बनाना है। चाहे कैसी भी मुश्किल घड़ी आए, हम हिम्मत नहीं हारें, हम पॉजिटिव सोचें, हम सकारात्मक सोचें, एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमसे प्रेरणा लेते हुए हर एक व्यक्ति उसको सीखे, हमसे सीखे। उसे बहुत मजबूत होना चाहिए, उसकी अपनी पहचान होनी चाहिए। तो आज हम इस कहानी से, बदलू काका से यही प्रेरणा लेते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपनी किताब से इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा और दिए गए होमवर्क में यानी पीडीएफ में जो प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे उसको देखकर ध्यानपूर्वक अपनी नोटबुक में लिखिएगा। यहाँ पर स्क्रीन पे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप स्वयं से, चाहे जब आपको ये पाठ समझ में आ जाए तो उसके उत्तर देने का प्रयास करें, ताकि आप अपने खुद का अवलोकन कर सकें कि आपको ये पाठ कितना समझ में आया है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम अगले पाठ में। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।